हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कल की वीडियो में आपको समझ आया होगा, बराबर। तो इस तरह से आज हम अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 19 से 23, बराबर। उनमें है 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। अब इनमें हमारे लेसन कौन से हैं? तो लेसन नंबर है ऐसे 1, नंबर 2, 5 और 8, और ऐसे 2, 1 और 5, बराबर। इनमें से जितने भी प्रश्न हैं मैं आपको देती हूँ, ध्यान से सुनिए और उसे आपकी नोट में लिख कर समझने का प्रयत्न कीजिए, बराबर। तो ऐसे 1, लेसन नंबर 2। के अंदर क्या है, कौन सा प्रश्न है? तो प्रश्न है, कवि को सुबह का दृश्य कैसा लगता है, क्यों? तो कवि को सुबह का दृश्य प्यारा लगता है क्योंकि चारों ओर नई ताजगी फैली हुई है। सभी में एक नई चेतना है। मौसम भी सुहावना होता है, इसीलिए कवि को सुबह का दृश्य अच्छा लगता है। अब आगे, सुबह होने पर प्रकृति में कैसे बदलाव होते हैं? तो सुबह होने पर आकाश में तारे छिप जाते हैं, चारों ओर सूर्य की लालिमा छाने लगती है और रात का अंधेरा दूर होने लगता है। पक्षी चहचहाने लगते हैं, कलियां खिलने लगती हैं, हवा में फूलों की सुगंध फैलने लगती है, ठंडी ठंडी हवा बहती है। तो इस तरह से सुबह होने पर प्रकृति में बदलाव हमें दिखता है, बराबर। अब आगे प्रश्न, तो वर्षा ऋतु में क्या होता है? तो वर्षा ऋतु में ठंडी ठंडी हवा चलती है, आकाश में काले काले बादल छा जाते हैं, वर्षा के कारण चारों ओर हरियाली छा जाती है, मेंढक की टर टर सुनाई देती हैं और मोर अपने पंख फैलाकर नाचने लगते हैं। तो ये वर्षा ऋतु के समय हमें परिवर्तन दिखाई देता है, बराबर। अब लेसन नंबर 5। तो 5 के अंदर प्रश्न है, हमारे भारत देश में विविधता में एकता कैसे है? तो हमारे देश में रंग, रूप, भाषाएं और वेश अनेक है। जैसे तरह तरह के फूलों को गूंथने पर एक माला बन जाती है, जैसे सभी नदियां अलग अलग होने पर भी समुद्र में मिलकर एक हो जाती है, उसी प्रकार हमारे देश की विविधता में भी एकता है।
राष्ट्र प्रेम की भावना ने सभी को एकता में बांध दिया है। बराबर। अब अगला प्रश्न, हिंदुस्तान के निवासी किस प्रकार एक है? तो अलग अलग तरह के फूल माला में गूंथने पर एक हो जाते हैं। पंछियों के बोलने का राग एक सा होता है। सभी नदियाँ सागर में मिलकर एक हो जाती है। अलग अलग धर्मों का सार तत्व एक है। उसी प्रकार भारत के निवासियों के रंग, रूप, वेशभूषा, भाषा अलग होने पर भी वे एक है। बराबर। हिंदवासियों में कैसी विविधताएं हैं? तो हिंदवासी अलग अलग रंग और रूप के हैं। उनका पहनावा अलग अलग है। उनकी भाषा अलग अलग है। वे अलग अलग धर्मों को मानते हैं। इस प्रकार हिंदवासियों में अनेक विविधताएं पाई जाती है। अब काव्य का भावार्थ। तो मैं यहाँ आपको 2 भावार्थ बताती हूँ, समझाती हूँ। जो पूछा जाए तो आप लिख सकते हो कि हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं कि भारत देश में रहने वाले सभी लोग एक हैं। उनके रंग, रूप, वेशभूषा और भाषा भले ही अलग अलग है, फिर भी हम सब एक है। अब दूसरा, धर्म है अनेक जिनका सार वही है, पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं कि हमारे धर्म अनेक है, पर उनका सार एक ही है। सभी के रास्ते अलग अलग है, पर सबका लक्ष्य तो एक ही है कि जो मनुष्य को श्रेष्ठ बनाए, वही हमारा लक्ष्य है। बराबर। तो ये हमारे भावार्थ है। उनमें से कोई भी पूछा जाए तो आप लिख सकते हो। बराबर। अब काव्य 8। दोहा। जगत के लोगों के साथ हमें किस तरह रहना चाहिए? तो जगत के लोगों के साथ हमें हिल मिलकर रहना चाहिए। हिल मिलकर रहने से आपस में प्रेम भाव बढ़ता है। किसी से बैर नहीं करना चाहिए। एक दूसरे को सहयोग देना चाहिए। सभी के सुख दुख में अच्छे साथ उनके साथ रहना चाहिए। बराबर। अब अगला प्रश्न कि रहीम प्रेम का धागा तोड़ने के लिए क्यों मना करते हैं? तो प्रेम का धागा बहुत नाजुक होता है। यदि वह एक बार टूट जाए तो फिर जुड़ता नहीं है। अगर जुड़ता भी है तो उनमें गांठ पड़ जाती है, अर्थात पहले जैसी मधुरता रहती नहीं है। बराबर। अब अगला प्रश्न कि आप गरीब लोगों की मदद कैसे कर सकते हो? अपने शब्दों में लिखना है। बराबर। तो हम गरीब लोगों को रोजिंदा
जरूरत के सामान देकर वह यदि वह बीमार है तो इलाज करवाकर उनकी मदद कर सकते हैं। मौसम के अनुसार लोगों को कपड़े भी दे सकते हैं। उसके अलावा हमें और भी बहुत कुछ गरीब लोगों के करना चाहिए। तो इसके अलावा आप कुछ और लिखना चाहो तो भी आप लिख सकते हो। चलो, अब ऐसे टू, तो ऐसे टू के अंदर लेसन है पहला। पहले लेसन के अंदर आत्मनिर्भर बनने के लिए आप क्या करेंगे? आत्मनिर्भर यानी खुद पर, हमें अपने पैर पर खड़े रहना है, वह आत्मनिर्भर। तो आत्मनिर्भर बनने के लिए हम खूब पढ़ाई करेंगे, अपनी योग्यता के अनुसार मेहनत से काम करेंगे, खुद पर विश्वास रखकर अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए सफलतापूर्वक लक्ष्य हासिल करने की कोशिश करेंगे। बराबर। अब अगला प्रश्न कि बेटी की तरह आप किसी का सहारा बनने के लिए क्या क्या करेंगे? तो यहाँ आपको किसी का सहारा बनना है तो आप क्या करोगे वह लिखना है। तो बेटी की तरह किसी का सहारा बनने के लिए मैं पहले पढ़ लिख कर आत्मनिर्भर बनूंगा या बनूंगी, जिससे मैं लोगों की मदद कर सकूं। गरीबों के बच्चों की शिक्षा व उनके पालन पोषण के लिए कार्य कर सकते हैं। कर सकूंगा या कर सकूंगी। अब आप जीवन में क्या करना चाहते हैं? तो आपके बारे में आपको लिखना है कि आप बड़े होकर क्या करोगे। तो मैं बड़ा होकर या बड़ी होकर देश की सेवा करना चाहता हूँ। देश में से भेदभाव की नीति एवं अन्य बुराइयों को दूर करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। देश में से बेईमानी और भ्रष्टाचार को मिटाऊंगा या मिटाऊंगी। ऐसे में एक आदर्श समाज का निर्माण करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। बराबर। तो इस तरह से यहाँ ये प्रश्न आपको मैं PDF भेजूंगी, आप उत्तर समझकर अपने शब्दों में लिख सकोगे। अब अगला काव्य है 5वां। तो यहाँ पर क्या कहते हैं? मनुष्य युग का आह्वान कैसे कर सकता है? तो मनुष्य की वाणी में बहुत शक्ति है। उसके बल पर वह लोगों को प्रभावित कर उनके विचार बदल सकता है। वह लोगों को उनकी ताकत का एहसास करा सकता है। इस प्रकार मनुष्य अपनी वाणी के प्रभाव से युग का आह्वान कर सकता है। अब अगला प्रश्न, विविध क्षेत्रों में मनुष्य ने क्या क्या प्रगति की है? तो
मनुष्य ने चिकित्सा क्षेत्र में तरह तरह की दवाइयाँ और इलाज के साधन खोजे हैं, जिससे कई बड़े बड़े लोगों से मनुष्य को बचाया जा सकता है। विद्युत से चलने वाली मशीनों से उद्योगों के क्षेत्र में क्रांति भी आ गई है। यातायात के क्षेत्र में सुधार के कारण सुगमता से यात्रा की जा सकती है। संचार माध्यमों की खोज के कारण सरलता से एक दूसरे से संपर्क कर सकते हैं। बराबर। तो ये हमारा अगला प्रश्न था। अब अब हमें दो निबंध समझना है। एक तो है प्रदूषण और दूसरा है आदर्श नागरिक। बराबर। तो पहले देखते हैं प्रदूषण। प्रदूषण का अर्थ कई तरह के हानिकारक और जहरीले तत्वों का पर्यावरण में मिलना है। प्रदूषण पृथ्वी का रहने वाले चीज़ों के सामान्य जीवन को प्रभावित करता है और प्राकृतिक जीवन को बिगाड़ देता है। प्रदूषण के कई प्रकार हैं, जैसे कि ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और जल प्रदूषण आदि। वाहनों की बढ़ती संख्या जहरीले गैसों के उत्सर्जन, कारखानों से निकलने वाले धुएं आदि के कारण हमारे ग्रह पर वायु प्रदूषण दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। इसी वायु प्रदूषण के कारण जिस हवा में हम सांस लेते हैं, उनके द्वारा हमें कई तरह की फेफड़ों की बीमारियां हो जाती है। इसी तरह से भूमि और जल प्रदूषण पानी तथा भूमि में कई तरह के कीटाणु, जीवाणु और हानिकारक रसायन आदि यानी कि रसायन आदि मिलने के कारण उत्पन्न होता है। पीने के पानी में भी कई तरह के कीटनाशक, फंगस और थोरियम आदि मिलने के कारण जल प्रदूषण जैसी समस्या उत्पन्न होती है। प्रदूषण की समस्या को रोकने के लिए सरकार को कई तरह के उपायों को अपनाने की आवश्यकता है। इसके लिए वाहनों के उपयोग को कम करने के साथ पानी की बचत करनी चाहिए या करनी होगी तथा वैश्विक खेती को बढ़ावा देना होगा या करना चाहिए। बराबर। तो ये हमारे प्रश्न 19 से 23 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। उनके कुछ प्रश्न थे जो आप लिखकर समझने की कोशिश करोगे, जो आपको परीक्षा के लिए काम में आएंगे। बराबर। तो ध्यान से उसे समझिए और लिख लेना।
ओके, थैंक यू।